गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, आपके इस पेपर में हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर कंप्लीट किया और कार्बन 13 एनएमआर कंप्लीट कर चुके हैं। आज बच्चों हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये आपने बीएससी के सेकेंड ईयर के अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर सेकंड था उसमें आपने सेकंड चैप्टर के रूप में इसको पढ़ चुके हैं और इसके बारे में आप बहुत सारी जानकारी भी रखते हैं। साथ ही बहुत सारी रेंजेस आपको याद भी होंगी कि यदि हम आईआर की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ कौन कौन से एब्जॉर्प्शन मिलता है और आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस पे बेस्ड है। सिंपल सी बात है बच्चों की, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज टूल फॉर द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन प्योर कंपाउंड एंड अ मिक्सचर एंड फॉर कंपाउंड कंपैरिजन। बच्चों, जनरली जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का हमें फंक्शनल ग्रुप बताती है और कई बार हम कोई भी दो स्पेक्ट्रा लेके कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो हमारे अननोन कंपाउंड है वो किस तरह से अलग अलग हैं। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ही फ्यू मिलीग्राम्स में हम इसका स्पेक्ट्रा आइडेंटिफाई करते हैं और बहुत आसानी से इसको रिकवर भी कर लेते हैं। अब बच्चों, आईआर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा और जो आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ के आ चुके हैं, अपन थोड़ा सा उसको इग्नोर करेंगे और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे पीजी के लिए इम्पॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस करेंगे। मैनी ऑफ द वाइब्रेशन मोड इन द फिंगरप्रिंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशन इन्वॉल्विंग द एंटायर मॉलिक्यूल। यानी कि जो वाइब्रेशन मोड्स हैं, अब बच्चों बात ये आती है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं सिमिलर स्पेक्ट्रा दे देते हैं। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा देखते हैं, सपोज़ करो कि आप यदि कार्बोनिल ग्रुप की पीक देखें और कार्बोनिल ग्रुप की पीक में ही आप दो आइसोमर्स ले लें तो क्या होगा, CO की जहाँ दोनों में पीक आनी चाहिए वहीं पीक आती है। मगर जो डिफरेंस हमें नज़र आता है आईआर के अंदर, जो आपने बीएससी सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है, वो है आपका फिंगरप्रिंट रीजन। वो कौन सा रीजन है बच्चों आपका? वो है आपका फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये जो फिंगरप्रिंट रीजन है बच्चों, इसके अंदर आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा और डिफरेंस देखने को मिलेगा कि कैसे दो सिमिलर कंपाउंड या आइसोमर कंपाउंड फिंगरप्रिंट रीजन में जाके अलग से एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। अब ये रीजन क्या है आप ये देखिए, ये पूरा आप ये देखिए, ये पूरा रीजन है। In fact, this region from 1500 to 500 सेंटीमीटर इनवेस इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन। यानी कि यदि हम 1500 से 500 तक का रीजन है वो फिंगरप्रिंट रीजन है, बिकॉज द पैटर्न ऑफ एब्जॉर्प्शन इन दिस रीजन आर यूनिक टू एनी पर्टिकुलर कंपाउंड। यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो एब्जॉर्प्शन का जो पैटर्न होता है वो यूनिक होता है। और यूनिक कैसे होता है? जस्ट एज अ पर्सन फिंगरप्रिंट आर यूनिक। जैसे कि हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट जो है वो अलग अलग होता है, उसी तरह से हर कंपाउंड का इस पर्टिकुलर एरिया में जाके जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी अलग अलग होता है। द स्केल ऑफ द स्पेक्ट्रम में बी नॉट एंटायर लीनियर एंड मैनी मॉडर्न आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर गिव प्लॉट वेयर 2000 सेंटीमीटर इनवर्स द स्केल इज डब्ल्यू। Thus, the peak of 2000 से 4000 centimeter inverse occupy lesser space of the plotted chart, and the peak in 600 to 2000 centimeter inverse range. This is done to the have greater detail in the fingerprint region. यानी कि हमें इस पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो 600 से 2000 के बीच की जो रेंज है उसमें जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वहीं से भी हमें किसी भी कंपाउंड की जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है उसके बारे में या इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। अब बच्चों, ये रीज़न बताया गया है आपका, आप यहाँ पर देखिए कि ये है आपका फंक्शनल ग्रुप रीजन। और फंक्शनल ग्रुप रीजन कहाँ से है? 4000 से आपका ये 15 के अराउंड है बच्चों। ये जो रेंज है वो 15 के अराउंड है।
इसके बीच में ये एब्जॉर्प्शन शो करता है। वहीं आप ये देखिए कि फिंगरप्रिंट रीजन वहीं आपका 1500 से शुरू होकर यहाँ आपका 1600 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड में जाके ख़त्म होता है। अब द इंफ्रारेड रीजन कंसिस्टिंग 3 पार्ट, जनरली जो इंफ्रारेड रीजन की यदि हम बात करें तो उसके 3 रीजन है बच्चों। एक है नियर इंफ्रारेड रीजन, ये है आपका नियर इंफ्रारेड रीजन, ये है आपका मिडिल इंफ्रारेड रीजन और ये है आपका फार इंफ्रारेड रीजन। और आपका जो नियर इंफ्रारेड रीजन है वह 10,000 से 5,000 के बीच में है, और 5,000 से आप ये मान के चलिए 5 अप्रॉक्स ये मान लीजिए 400 के बीच में आपका मिडिल इंफ्रारेड रीजन है, और ये आपका 400 से 0 तक के बीच में आप ये रीजन मान लीजिए ये आपका फार इंफ्रारेड रीजन कहलाता है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप यहाँ देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी इन द रीजन 4000 to 650 सेंटीमीटर इनवर्स इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यदि हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्पेक्ट्रा देखना है तो बच्चों वो कौन सी रेंज है, 4000 से 650, कौन सी रेंज है वो, 4000 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स के में यदि कोई वो एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है तो हम बोलेंगे वो अननोन कंपाउंड के लिए हमारे सबसे यूज़फुल होगी। यदि हम कोई भी अननोन कंपाउंड लेते हैं या हमने कोई भी नया कंपाउंड सिंथेसाइज किया है, तो यदि हमें कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें इस पर्टिकुलर रीजन में जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वहाँ की पीक को देखना पड़ेगा। अब बच्चों बात आती है कि हम बात करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, आप लोग ये बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ के आ चुके हैं कि जो हमारा आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस पे बेस्ड है, वो बच्चों वाइब्रेशन पे बेस्ड है, और उसमें डाइपोल मूवमेंट में चेंज होना चाहिए। यानी कि यदि किसी मॉलिक्यूल के डाइपोल मूवमेंट में चेंज होता है तो हम ये बोलेंगे कि वो आईआर एक्टिव है और वो आईआर रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो किसी भी अननोन कंपाउंड के लिए ये होना, डाइपोल मूवमेंट में चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यदि हम बात करें, वाइब्रेशन मोशन इज क्वांटाइज्ड। In their vibration, covalent bond behave as if they were tiny spin connecting of atom. Atom is and molecule do not remaining a fixed position with respect to each other, but actually vibrate back and forth about an average value of interatomic distance. बच्चों जनरली क्या होता है कि हमारे जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके जो बॉन्ड होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि यदि हम मॉलिक्यूल थोड़ी सी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसमें वाइब्रेशन होने लग जाता है, और हमें बहुत सारे मोड ऑफ वाइब्रेशन देखने को वहाँ मिलते हैं। दिस वाइब्रेशन मोशन इज क्वांटाइज, ये क्वांटाइज होता है फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए है। एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ गिवन सैंपल आर इन द लोएस्ट वाइब्रेशन स्टेट। यदि हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो उनका जो वाइब्रेशन स्टेट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। हाउएवर ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ द अप्रोप्रिएट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम एक्साइटेड। मैंने अभी यही बात बोली थी कि यदि वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाए तो हमें सेकेंड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल देखने को मिलते हैं। इन दिस लेवल द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉलिक्यूल वाइब्रेशन इज ग्रेटर, और इसकी वजह से क्या होगा, जनरली सच एब्जॉर्प्शन ऑफ एन infrared light quantum can occur only if the dipole moment of the molecule is different in the two vibration level। यानी कि इन दोनों वाइब्रेशन लेवल में जो डाइपोल मूवमेंट है उसमें डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इन समरी, when the atom vibrate they can do so only the certain frequency as if the bond were turned। Consequently, covalently bonded atom हैव ओनली पर्टिकुलर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल। यानी कि बच्चों इस समय हमारा जो बॉन्ड है मे बी पॉसिबल उसकी लेंथ बढ़ सकती है, उसका एंगल कम हो सकता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा और वहाँ से उसकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसी के आधार पर हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मॉलिक्यूल में
मिलता है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसको ये ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। ये है आपके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, ये आपकी एनर्जी है। अब आप ये देखिए कि आपको जो ग्राफ मिल रहा है वो आपको इस तरह का मिल रहा है। अब आप इसमें देखिए, ये 0 पॉइंट एनर्जी है, तो डेल ई एनर्जी देने पर ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और वाइब्रेशन के लिए हमें बहुत ही कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब सेकंड है चेंज इन डाइपोल मूवमेंट एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। इन जनरल molecular vibration which will lead to a change in the dipole moment of the molecule will give rise to absorption bond in the infrared। यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके में वाइब्रेशन कब होगा, जबकि डाइपोल मूवमेंट में चेंज होगा, अदरवाइज दे आर सेड टू बी इंफ्रारेड इनएक्टिव एंड विल शो नो एब्जॉर्प्शन। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम ये कहेंगे कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो हमारा इंफ्रारेड इनएक्टिव है और वो आईआर रीजन में किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता। द सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग ऑफ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड इन इथाइलिन, अब मॉलिक्यूल विल बी अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, विल नॉट प्रोड्यूस अ चेंज इन द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि इस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा जो डबल बॉन्ड होने की वजह से और सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की वजह से यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। देयरफॉर दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज इंफ्रारेड इनएक्टिव, यानी कि यह आईआर रीजन में किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा, और जो कंपाउंड इस रीजन में एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आईआर इनएक्टिव, यानी इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन with trans dichloroethane show number C double bond C stretching, whereas the cis isomer show this band. It must be emphasized that both isomers show bond CH and Cl stretching। अब बच्चों यदि हम ट्रांस की बात करें तो हमें वहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग के लिए सिस आइसोमर में तो हमें बॉन्ड नहीं मिलता, सिस आइसोमर में हमें बॉन्ड देखने को मिलेगा मगर ट्रांस में हमें देखने को नहीं मिलेगा। डाइपोल मूवमेंट में चेंज होना चाहिए, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आयोडीन क्लोराइड एब्जॉर्ब इंफ्रारेड लाइट बट हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्प्शन शो करता है, इसमें डाइपोल मूवमेंट में चेंज हो रहा है। यदि हम आयोडीन क्लोराइड की बात करें इसके में डाइपोल मूवमेंट में चेंज हो रहा है, इसलिए ये एब्जॉर्प्शन शो करता है। मगर यदि हम हाइड्रोजन की बात करें, H2 की बात करें, नाइट्रोजन यानी N2 की बात करें या क्लोरीन Cl2 की बात करें, तो ये इनमें सिमेट्रिकल डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये आईआर के अंदर एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते हैं। अ लार्ज चेंज इन डाइपोल मूवमेंट विल यूजुअली गिव राइज टू ए स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। अब बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि जितना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट में चेंज होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंगली बॉन्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन which are only composed of carbon and hydrogen atom are weak, यानी कि यदि हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो उनमें क्या होता है बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है काफ़ी वीक होता है, तो हमें जो एब्जॉर्प्शन भी मिलता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, मतलब लो पीक मिलती है, हाई इंटेंसिटी नहीं मिलती। वेयर एज बॉन्ड एसोसिएशन विद बॉन्ड कनेक्शन एटम डिफरेंस कंसिडरेबल इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सी डबल बॉन्ड आर यूजुअली क्वाइट स्ट्रॉन्ग। अब बच्चों यहाँ पर सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ गई कि यदि हम डाइपोल मूवमेंट में चेंज की बात कर रहे हैं तो हमें किसी भी कंपाउंड के में उपस्थित किसी भी एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी बंद पोलर कब होता है, जबकि उस पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यदि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस वजह से जो हमारा बॉन्ड है उसमें डाइपोल मूवमेंट में चेंज हमें देखने को मिलता है। और यही वजह है कि CO के लिए हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों यहाँ पर जो अपन ने पीछे एग्जाम्पल लिया था आप उसको देखिए, यहाँ पर आप यहाँ देखिए 1,2 सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन है और ये ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है
कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट में यहाँ पर गया यहाँ, और टोटल डाइपोल मोमेंट जो आपका था U 0 हो गया। इसी तरह से यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये डिफरेंस मिलेगा कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट में आपको देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? CS पोजीशन पर है और इस वजह से हमें डाइपोल मोमेंट में जो है वो चेंज देखने को मिलता है। अब बच्चों थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ देखिए इस वाले को, नॉन पोलर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये। स्मॉल और नो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चेंज होने पे हमें कोई भी किसी भी तरह का चेंज डाइपोल मोमेंट में नहीं मिलता है, तो हमें जो एब्जॉर्प्शन मिलता है वो वीक मिलता है। यदि हम कार्बोनिल की बात करें, कंपाउंड की बात करें, जहाँ की पोलैरिटी की हम बात करें, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं आप देखिए इंक्रीजिंग इन डाइपोल मूवमेंट ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ बॉन्ड इन कार्बोनाइल ग्रुप, और इसी वजह से हमें कार्बोनिल ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। रमन स्पेक्ट्रा, अब रमन स्पेक्ट्रा भी बच्चों पोलराइजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। और यदि हम IR की बात करते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो IR एक्टिव होते हैं मगर रमन इनएक्टिव होते हैं, और रमन एक्टिव होते तो IR इनएक्टिव होते। तो ये काफ़ी डिफरेंस है और दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी सिमिलैरिटी रखती है। यदि हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो वो हमें एक्सप्लेन करता है पोलराइजिबिलिटी की, यानी कोई भी मॉलिक्यूल कितना पोलराइज हो रहा है उस पर डिपेंड है, जबकि हमारा डाइपोल मूवमेंट पे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। द सिमेट्रिकल CO स्ट्रेचिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंफ्रारेड इनएक्टिव वाइल द बेंडिंग मोड ऑफ आइडेंटिकल, देयर वाइब्रेशन अपीयर इन द सेम पोजिशन इन द स्पेक्ट्रम। यानी कि यदि हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हमें चूँकि वो सिमेट्रिकल हो गया तो क्या हुआ, हमें जो एब्जॉर्प्शन मिलेगा वो कम देखने को मिलेगा। बॉन्ड विथ जीरो डाइपोल मूवमेंट सम टाइम गिव वीक एब्जॉर्प्शन, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यदि जीरो डाइपोल मूवमेंट है तो हमें वीक एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। सिंस मॉलिक्यूलर कॉलिजन रोटेशन एंड अदर वाइब्रेशन मेक देम अनसिमेट्रिक, कई बार क्या होता है कि हमें कॉलिजन जो है रोटेशन की वजह से या कोई और जो अनसिमेट्री होती है उसकी वजह से हमें एब्जॉर्प्शन वीक एब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाते हैं। अब बच्चों बात आती है फंडामेंटल वाइब्रेशंस की, कि ये फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या होते हैं। अब यदि हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस की बात करें, द सिंपलेस्ट वाइब्रेशन मोशन इन मॉलिक्यूल गिव राइज टू एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन आर स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, यानी दो तरह के हमें वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं इंफ्रारेड में। एक तो मिलता है हमें स्ट्रेचिंग और एक मिलता है हमें बेंडिंग वाइब्रेशन। यहाँ पर देखिए आप, ये हमें दोनों मिलते हैं। अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल विथ एन एटम जनरली हैज़ 3n-6 फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड, यानी कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में कितने वाइब्रेशन हमें देखने को मिलेंगे, एब्जॉर्प्शन मिलेंगे, ये हम निकाल सकते हैं। नॉन लीनियर के लिए जो फॉर्मूला है 3n/6 है, और सिंपल मीथेन है, इसमें आप 3 5 कितने कार्बन, कार्बन 1 हो गया, उससे 4 हाइड्रोजन, 5 हमारा n इजिकल टू नंबर ऑफ एटम हो गया, तो 9 मोड ऑफ वाइब्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह इथेन का इन्होंने कैलकुलेट किया है, तो इस फॉर्मूले से हम आराम से निकाल सकते हैं कि जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। अब बच्चों बात आती है कि वाइब्रेशन में यदि हम बात करें तो दो तरह के हैं आपके, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। अब बच्चों ये डायग्राम से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जो आपका जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो किस तरह से होगा और आपका जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो किस तरह से होगा। तो बच्चों स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और सेकंड है आपका एंटी सिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस हो गए। अब आप इसमें देखिए कि यदि एक साथ दोनों हाइड्रोजन दूर जाए ऑक्सीजन से, वाटर का इसमें एग्जांपल लिया है, और एक साथ पास आए तो हम बोलेंगे वो सिमेट्रिकल एब्जॉर्प्शन है। यदि वो एसिमेट्रिकल है तो एक
हाइड्रोजन जो है आपका वो देखिए ऑक्सीजन के पास आ रहा है और दूसरा आपका जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दूर आ जा रहा है। यानी कि ये कौन सा वाइब्रेशन हो गया आपके लिए? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। आप इसमें डिफरेंस भी देखिए कि इनका एब्जॉर्प्शन भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है। यदि हम इसकी बात करें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमें 3652 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है, जबकि एंटीसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की हम बात करें तो हमें 3756 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है। अब यदि हम बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करें तो बच्चों जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन है उसमें बेसिकली दो डिफरेंस आता है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम या ज़्यादा होती है, जबकि बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर आपका जो बॉन्ड एंगल है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। जनरली जो आपका जो बेंडिंग वाइब्रेशन है बच्चों, ये बेंडिंग वाइब्रेशन आपका 4 तरह का होता है। अब ट्विस्टिंग, सीजरिंग, अभी अपन इसको आगे एक्सप्लेन करूँगी, मैं डायग्राम्स के थ्रू ही करूँगी। पहले तो आप यह बेंडिंग वाइब्रेशन जो है उसको समझिए। ये फर्स्ट बेंडिंग वाइब्रेशन है सीजर की तरह, मतलब कैंची की तरह नुमा चलता है। कैंची कैसे चलती है? कैंची से अपन कोई भी चीज़ काटते हैं, पहले अपन अंदर की तरफ आती, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। तो कैंची नुमा जो आपको जो वाइब्रेशन मिलेगा उसमें क्या होगा, आपका एक बार बाउंड एंगल कम होगा, फिर आपका एक बार बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, फिर कम होगा, फिर बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो बॉन्ड एंगल है वो कम या ज़्यादा होता है। और इस वाइब्रेशन में एक साथ ऑक्सीजन के दोनों हाइड्रोजन, ये देखिए, ये इस एक साथ आएंगे और एक साथ ये इससे दूर जाएंगे। तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो वैरी करेगा और इस तरह का जो वाइब्रेशन है इसे कैंचीनुमा वाइब्रेशन यदि हिंदी में कहा जाए तो इसको हम कहते हैं। अब बच्चों वहाँ पर हमने लीनियर मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था, कितने एब्जॉर्प्शन मिलेंगे। और यहाँ पर यदि कोई लीनियर मॉलिक्यूल है तो आप ये देखिए 3n-5 जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इसका निकाल सकते हैं। और इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों यहाँ पर कैलकुलेट भी किया है। ये देखिए आप, ये आपका पूरा कैलकुलेट किया है। अब आप इससे आसानी से आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों बात आती है, हम उसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का। आपने Cn+ से जो यूज़ मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ा है, अब आप इसको यहाँ से थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड थ्योरेटिकल पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप यदि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करेंगे तो सिमेट्रिकल के लिए जो डाइपोल मूवमेंट का जो चेंज है वो ज़ीरो है, यानी नो चेंज इन द डाइपोल मूवमेंट, यानी इनएक्टिव हो गया IR। मगर यदि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में आप एसिमेट्रिक की बात करेंगे तो उसमें क्या हो गया, ये IR एक्टिव हो जाता है और हमें 2350 सेंटी इनवर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। इसी तरह से यदि हम बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करें तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कार्बन यहाँ गया, तो इसकी वजह से हमें 666 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड भी पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों बात कर रहे थे हम बेंडिंग वाइब्रेशन की, तो अपन ने वहाँ पर पढ़ लिया था, ये अपन ने सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिकल पढ़ चुके। सीजनिंग वाइब्रेशन आप यहाँ पर देखिए, और इसी तरह से ट्विस्टिंग भी दे रखा है डायग्राम में। ये बच्चों आप सारा कुछ सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं। ये तो इन प्लेन बेंडिंग, जैसे प्लेन के अंदर होता है। ट्विस्टिंग जो होता है आउट ऑफ प्लेन होता है, यानी कि यदि कार्बन का एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएगा और एक मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, ट्विस्टिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब बच्चों ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अंदर आप ये देखिए, आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा कि नॉर्मल एल्डिहाइड में 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं पर यदि हम बात करें तो आप यहाँ देखिए CH स्ट्रेचिंग के लिए है 2825 सेंटीमीटर और 2720 सेंटीमीटर के अराउंड हमें डबले ड्यू टू द फर्मी रेजोनेंस की वजह से हमें देखने को मिलता है। बच्चों ये फर्मी रेजोनेंस क्या होता है इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि IR में आपने सेकेंड ईयर के अंदर जनरलाइज पढ़ा था, मगर यहाँ पर हम फर्मी रेजोनेंस प्लस ओवरटोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों यहाँ पे एक सिंपल सा एल्डिहाइड स्पेक्ट्रा लिया है, इसको जनरलाइज समझाया है। आप यहाँ पर एब्जॉर्प्शन देखिए 28 से 25 जो अपन ने ऊपर देखी है, तो ये जो एल्डिहाइड की पीक है
इसी तरह से आपको नॉर्मल एल्डिहाइड CO की पीक आपको यहाँ पर 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलती है। वहीं एल्डिहाइड के अंदर आपको ये वाली जो पीक है 1390 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड जो पीक मिल रही है वो एल्डिहाइड के बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से होती है। और बच्चों 1400 से 600 के बीच का जो रीजन होता है वो हमारा जनरली फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। एज द फर्स्ट complicated in the IR spectrum of the aldehyde, one consider Fermi resonance, which will discuss in the मतलब बाद में बच्चों इसको पढ़ेंगे। नॉर्मली एल्डिहाइड शो एल्डिहाइड CH की बच्चों अपन ने बताया, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया है कि 28 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। वहीं हमें 1390 के अराउंड हमें CH बैंडिंग के लिए भी हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। An absorption of medium intensity near 27-20 centimeter accompanied by the carbonyl absorption band is good evidence for the presence of an aldehydic group। यानी कि यदि हमको एल्डिहाइडिक ग्रुप के बारे में यदि पता लगाना है तो बच्चों जो 2720 सेंटीमीटर इनके इन्वर्स के अराउंड जो हमें पीक देखने को मिल रही है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीक हो जाती है, क्योंकि ये CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए हमें ये पीक देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमें जो एब्जॉर्प्शन मिलता है उससे हम बहुत आसानी से ये बता सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये बच्चों सिंपल सा है। द IR स्पेक्ट्रो इज जनरली टू डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप शो अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन नियर 1700 centimeter inverse, then it is follow the note the exact position so as the assign it to an aldehyde और कीटोन। यानी कि यदि हमें 1700 के अराउंड कोई पीक देखने को मिलती है तो बच्चों जिसमें भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें, चाहे हम एसिड की बात करें या कीटोन की बात करें या जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं, उन सब के अंदर हमें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बच्चों बात आती है सिमेट्री एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लिटिल और नो सिमेट्री। मॉलिक्यूल विल हाईली सिमेट्री हैव सिंपल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। इफ अ मॉलिक्यूल हैज़ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री इट हैज़ नो permanent dipole moment and therefore a vibration and a symmetry does not generate an oscillator dipole। मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि यदि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, और जनरली बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन है बच्चों IR के अंदर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से उस मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं होता है और इस वजह से हमें एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता है। और इसका बच्चों पीछे एग्जाम्पल अपन ने लिया था 1,2-डाइक्लोरोसिस। ओके, अब आप यहाँ देखिए 10 ट्रांस डाइक्लोरोइथेन। यदि हम ट्रांस की बात कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या हुआ, द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज लोकेटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उस समय उसमें क्या था कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्री थी मॉलिक्यूल में वो सेंटर में थी। द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ सेंटर पॉइंट विद इन अ मॉलिक्यूल थ्रू विच ऑल द एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैन बी इन इंटरचेंज टू गिव द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। बिकॉज ऑफ इट हाई सिमेट्री होने की वजह से ये देखिए आपका फ्लोरीन्स जो लिया है वो एब्जॉर्प्शन बैंड IR स्पेक्ट्रम या कार्बन 13 इज इवन सिमिलर हो जाता है। कंसिडरिंग ऑफ सिंगल पीक हमें 143.2 के अराउंड देखने को मिलती है, किसमें, कार्बन 60 के अंदर। ये बच्चों एग्जांपल लिया है यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसी तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब बच्चों बात आती है आपके ओवरटोन की। अब ये ओवरटोन पीक्स क्या होती हैं? अब यदि हम ओवरटोन पीक्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द वाइब्रेशन विच आर डिस्कस इन दिस बुक आर कॉल्ड द फंडामेंटल वाइब्रेशन विच अकर व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब IR रेडिएशन ऑफ appropriate energy needed
टू प्रमोट इट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट वाइब्रेशन एक्साइटेड स्टेट। यानी कि यदि हमने IR रेडिएशन के अंदर इतनी एनर्जी उसको मिल गई है, उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है कि वो ग्राउंड स्टेट से जो फर्स्ट हमारा वाइब्रेशन स्टेट के है उसके अंदर यदि वो चला जाता है। अदर बैंड ऑल्सो अकर हाउएवर कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्साइटेशन टू द सेकेंड, थर्ड और इवन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। अब बच्चों वहाँ पर जो वाइब्रेशन लेवल है फर्स्ट नहीं है, सेकेंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। दिस बैंड आर कोल्ड ओवरटोन विच हाउएवर आर वेरी वीक बट दीज कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ कंपाउंड पर्टिकुलर बेंजीन डेरिवेटिव। यानी कि बच्चों ये जो वाइब्रेशंस हुए वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर अब हमें कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और यदि हम बेंजीन डेरिवेटिव की बात करें तो ये जो ओवरटोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स के बारे में। दस कंपेयर टू द सैचुरेटेड एल्डिहाइड अ कंप्रेस ऑफ इट्स IR स्पेक्ट्रम, हमें यदि कंपैरिजन करें IR स्पेक्ट्रम से with that of the aldehyde, the presence of weak overtone or combination band are 2000 to 1667 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच में हमें मिलता है। ये हमें बेंजीन डेरिवेटिव के लिए मिलता है। द कंपाउंड इज बेंजल्डिहाइड। अदर फीचर इज आर्ग्यूमेंट विद द स्ट्रक्चर ऑफ एब्जॉर्प्शन अबाउट 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स फॉर अनसेचुरेटेड एट 1700 सेंटीमीटर इन्वर्स। कॉन्जुगेटेड के स्ट्रेचिंग के लिए हमें 1390 सेंटीमीटर इन्वर्स और एल्डिहाइड CH बैंड हमें देखने को मिलता है। अब बच्चों ये जो पीछे जो स्पेक्ट्रा था हमारा, इतने सारे जो मैंने बैंड बोले थे, अब अपन इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लिखा है एल्डिहाइड CH स्ट्रेचिंग 2825 से 2720 सेंटीमीटर इन्वर्स मिलता है। डबलेट मिलता है ड्यू टू फर्मी रेजोनेंस विथ ओवरटोन बैंड हमें 1390 सेंटीमीटर इन्वर्स एल्डिहाइड CH बैंड के लिए मिल रहा है। तो बच्चों अब आप यहाँ पर ये देखिए कि ये ओवरटोन बैंड से ही आपके ये जो बैंड है वो कौन से है? ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड है। किसके अराउंड मिल रहे हैं? पीछे अपन ने पढ़ा था इसको 2000 से 1667 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड। वहीं हमें कॉन्जुगेटेड ये जो CO की हमें जो पीक नज़र आ रही है वो 1700 के अराउंड हमें देखने को मिले। इसी तरह एरोमेटिक सिस्टम की जो पीक है हमें, आप यहाँ पर ये देखिए, मैं थोड़ा सा अलग हटा देती हूँ उसको, आप दोबारा से करती हूँ। आप ये देखिए, आप ये वाली जो पीक है ये पीक होगी आपकी CH स्ट्रेचिंग। अब ये आपके देखिए 3000 सेंटीमीटर के बाहर है। बच्चों अभी अपन जब पीक्स पढ़ेंगे एक एक फंक्शनल ग्रुप की, तब आपको ये बहुत अच्छे से स्पेक्ट्रा सारे क्लियर होते चले जाएंगे। Thus the theoretical fundamental vibration are only seldom observed. Thus complexity of vibration more due to the overtone peak. बच्चों ये जो जितने भी IR स्पेक्ट्रास हैं वो कॉम्प्लिकेटेड तब बन जाते हैं जबकि हमें फर्मी रेजोनेंस और ओवरटोन्स के लिए बहुत सारी पीक्स देखने को मिलती है। अब बच्चों ओवरटोन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ओवरटोन्स में अराइज इन 2 वे। ओवरटोन हमें 2 तरह कैसे मिलेंगे? व्हेन अ मॉलिक्यूल इन अ लोएस्ट और फर्स्ट वाइब्रेशन स्टेट इन एक्साइटेड टू द थर्ड वाइब्रेशन लेवल, यानी कि व्हेन अ मॉलिक्यूल इन द लोएस्ट, मॉलिक्यूल लोएस्ट लेवल में या फिर फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल में है, ये एक्साइटेड होकर थर्ड लेवल में चला जाता है। द एनर्जी नीडेड इज ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट रिक्वायर फॉर एक्साइटेशन ऑफ द सेकेंड वाइब्रेशन लेवल। यानी कि बच्चों अब आप ये देखिए, ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया, V0 मान लें, ये आपका V1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब आपका मॉलिक्यूल यहाँ से फर्स्ट में न जाकर डायरेक्ट आपका किस में चला गया, या फर्स्ट लेवल में था आपका थर्ड में चला गया। तो क्या हुआ? इसको जाना यहाँ था, लेकिन अब इसने क्या करा, यदि यहाँ की एनर्जी डेल E है तो यहाँ की एनर्जी भी डेल E है, यानी कि इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो एब्जॉर्प्शन शो करेगा। यानी कि इसकी डबल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्वाइस एज मच सिंस द हायर लेवल टेंड टू लाई क्लोजर टुगेदर देन द लोअर लेवल। मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि जो अगला लेवल है उसकी जो एनर्जी है जस्ट डबल हो, उससे कम भी हो सकती है। अंदर द टाइप ऑफ ओवरटोन कॉमनली कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन बैंड, और इस तरह के जो हमको बैंड मिलते हैं वो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन बैंड है। अकर वैन
a single photon has precising the correct energy to excited two vibration at once. For this to happen, the energy of the combination band must be the exact sum of the independent absorption. यानी कि यदि हम ये बोलें कि जो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो एग्जैक्टली 2 वाइब्रेशन लेवल पे यदि वो एब्जॉर्ब करता है उतनी एनर्जी, तो इसका जो सम होगा वो एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन, 2 इंडिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन का जो है उसका वो सम होगा. अब ये तो बच्चों बात की थी हमने ओवरटोन वगैरह की. तो बच्चों नेक्स्ट टर्न पे हम कपलिंग वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम फर्मी रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन यदि प्रेजेंट है तो किस तरह से हमें पीक्स में वेरिएशन देखने को मिलता है. ये और इसी के साथ बच्चों हम कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों अब जो आप सेकेंड ईयर तक पढ़कर आए हैं अब हमें इसका थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, उसी के बाद हम आगे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, ओवरटोन्स क्या होते हैं, यदि कोई मॉलिक्यूल जो है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसके अंदर, तो किस तरह से एब्जॉर्प्शन में वेरिएशन शो कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे. धन्यवाद.